अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एटेल। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज का हमारा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। टॉप स्टोरीज होंगी, बहुत सारी अहम इन्फॉर्मेशन होगी, बातें होंगी, डिफरेंट सेगमेंट्स हो गए। आप लाइव कॉल कर सकते हैं और शो का हिस्सा भी बन सकते हैं अगर आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले आज की कहानी शामिल करते हैं और आइए आज की कहानी पर नज़र डालते हैं। तो एक दफ़ा की बात है कि 5 मेंढक एक साथ किसी जंगल में जा रहे थे और जाते जाते उनमें से 3 मेंढक एक गड्ढे में जा गिरते हैं और ये गड्ढा जो है ना बहुत बड़ा सा होता है। 5 में से 3 मेंढक उस गड्ढे में गिर जाते हैं तो बाकी ऊपर दो बच्चे जो होते हैं वो गड्ढे में गिरने के बाद वो तीनों मेंढक बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते। अब गड्ढे के ऊपर जो मेंढक बचे हुए हैं वो अंदर उन तीनों से कहते हैं कि तुम तीनों कभी बाहर नहीं आ सकते और ये गड्ढा बहुत बड़ा है, तुम्हारा तो कोशिश करना बेकार है। ये सुनने के बाद उन तीनों मेंढकों में से एक मेंढक को ये लगता है कि बिल्कुल सही बोल रहा है और वो मेहनत करना छोड़ देता है। वो गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश ख़त्म कर देता है और एक साइड पर जाकर बैठ जाता है। वो मेंढक थोड़ी कोशिश करने के बाद हार मान जाता है। 3 में से एक ने हार मान ली तो बाकी बचे 2। बाकी के जो 2 मेंढक थे वो गड्ढे के अंदर और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर वाले जो 2 मेंढक थे उनको कहने लगे और भाई बाहर निकलने की कोशिश नहीं करो, यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है और तुम लोग नहीं निकल पाओगे कभी, तुम लोग जो ये कोशिश कर रहे हो बिल्कुल बेकार है। बहरहाल वो कोशिश करते रहते थे और अब तुम्हें ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी तुम्हें इसी गड्ढे में जो है ना वो गुजारनी पड़ेगी। तो अब ये सुनने के बाद उन 2 मेंढकों में से जो नीचे थे वो बाहर निकलने की जिनमें से कोशिश करने लगे, उनमें से फिर एक को लगने लगा कि सही बोल रहा है, अब हम इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते और दूसरा मेंढक भी हार मान जाता है। अब एक मेंढक बच जाता है जो कि बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहता है और वो 2 मेंढक उसे बाहर से कहते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम तीनों में से 2 हार मान चुके हैं, तुम एक अकेले बचे हो जिसे समझ में बात नहीं आ रही, तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश किए जा रहे हो, ये सोच रहे हो कि तुम इतने बड़े गड्ढे से बाहर निकल सकते हो, ये तुम्हारी भूल है। ऊपर वाले दोनों मेंढक उसे बोले जा रहे थे लेकिन उस मेंढक ने ऊपर वाले दोनों मेंढक की कोई बात नहीं सुनी और कोशिश करता रहा और वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते बाहर आ गया। अब वो सारे मेंढक देख रहे थे कि इतने बड़े कुएँ से कैसे बाहर आया। अब आपको ये बताती हूँ वो मेंढक बाहर कैसे निकला। वो मेंढक बाहर इसलिए निकला क्योंकि वो मेंढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और वो अपनी कोशिश करता रहा बाहर निकलने की और इस कोशिश में कामयाब हो गया। उसने किसी की नहीं सुनी कि जो लोग उसे कह रहे थे, तो उसने किसी की बात नहीं मानी और वो चलता रहा। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि जब ज़िंदगी में हम कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारी कामयाबियों में हमें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमें ऐसे में क्या करना है कि अगर आप किसी काम को करने के लिए लग जाएं तो फिर आप दुनिया की ना सुने कि कौन आपको क्या कह रहा है, कौन आपके बारे में जो है वो आपको डिस्करेज कर रहा है। हाँ, ये ज़रूर देखें कि जो लोग हैं वो उनकी जो राय है वो क्या दुरुस्त है नहीं है और आप अपना काम जारी ज़रूर रखें, तो आप ज़िंदगी में देखेंगे कि कामयाब ज़रूर होंगे। वेलकम करते हैं हमारे में आजिज़ जमाली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल दुआ, आप ठीक हैं? और साथ साथ अशरफ खान साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अशरफ भाई आप कैसे हैं? बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये हमने मेंढक की कहानी सुनी आजिज़ भाई, तो वाकई बहुत सारे लोग मिलते हैं लेकिन कुछ लोग सही भी एडवाइस दे रहे होते हैं, कुछ लोग गलत भी दे रहे होते हैं, तो आप कैसे फ़िल्टर करते हैं अपनी ज़िंदगी में? मतलब मुझे तो इसमें एक सबक ये मिला है कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, यानी अपना सफ़र जारी रखना चाहिए, अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए, अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर कहीं इंसान भी गड्ढे में किसी में फंस जाता है तो बिलाखिर निकल ही जाता है। अगर अपनी उम्मीद ख़त्म ना करे, अगर अपनी कोशिश ख़त्म ना करे, अगर अपनी मेहनत ख़त्म ना करे तो बहरहाल बाहर आ ही जाएगा। हाँ। तो वो तो खैर बहरा था मेंढक, लेकिन उसने भी अपनी कोशिश जारी रखी। उसने किसी न किसी तरह से वो लोगों की बातें अपनी जगह पे लोग मायूस करते हैं। माशरे में ना मायूसी बहुत सारी है। आप कोई भी अच्छा काम करने जाएं तो आपको कोई 100 में से 1 ऐसा होगा जो आपकी पजीराई करेगा, बोलेगा यार ज़बरदस्त अच्छा काम है, लेकिन 100 में से 99 ऐसे होंगे जो आपको मायूस कर रहे होंगे कि ये इससे ये नुकसान होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इसमें नाकामी होगी, इसमें भी नाकामी होगी, इसमें भी नाकामी होगी, आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल आप अपनी कोशिश से कामयाब हो जाते हैं। कुदरत का आपके साथ एक साथ होता है और इंसान अपनी कामयाबी हासिल कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही अशरफ भाई, तो आप कैसे फ़िल्टर करते हैं ऐसे लोगों को कि जो आपको डिस्करेज करने वाले हैं और इनकरेज करने वाले? फ़िल्टर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे हम अपने ही जैसे दादी अम्मा हमारी सुनाती हैं कहानियाँ, तो इसमें यह है कि जैसे हमारी फील्ड में भी ये है कि जैसे हम खबर देते हैं, आपने देखा ही मेरी ज़्यादातर खबर है कि बिजली महंगी हो गई, इसके असरात ये होंगे। तो जो मेरे दोस्त हैं और अगर हम लोग भी अजीज़ भाई भी हम लोग कहते हैं जो हुकूमत महंगी करती रहेगी। मैंने कहा देखिए हमारा काम है कि वो तो बिजली महंगी की उसके असरात बताना,
एट दी एंड गवर्नमेंट ने सुना ताजरों का, सनतकारों का, तो फिर वज़ीर आज़म ने जो है 10 रुपये 57 पैसे बिजली सस्ती करने का तो ऐलान किया, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हम फिर भी उसकी खबर के पीछे लगे हुए, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका रिप्लाई आए। इसी तरीके से ये कोशिश कर रहे थे इसको रोकने के लिए, बहुत सारे चीज़ें मतलब दूसरे मेंढक उसको मना कर रहे थे कि मत करो, गिर जाओगे, ये हो जाएगा। हालांकि वो बहरा था लेकिन वो अपनी मेहनत करता रहा। तो इस तरीके से हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत में ही अजमत है और कोशिश करते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, सही बात है। चले आइए आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कराची में आज भी दिन भर शदीद गर्मी का राज होगा और कराची में आज पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से जो है ना हम वो देखेंगे भी कि आज कितना जो है वो वेदर अपडेट्स क्या होंगी, ज़रा क्यों कर लें और दिखाइएगा कि वेदर अपडेट्स क्या क्या हैं, किन इलाकों में कहाँ होगी। अगर हम कल की बात करें तो शहर में सबसे ज़्यादा गर्मी गुलिस्तान जौहर में पड़ी और गुलिस्तान जौहर में कल 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पारा पहुंचा। इसके अलावा एयरपोर्ट का इलाका गर्म तरीन इलाकों में रहा। इसके अलावा तीसरे नंबर पर गर्मी शाहरा फैसल पर सबसे ज़्यादा थी और चौथे नंबर पर बिन कासिम में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी, जहाँ 36.7 जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम गर्मी जो थी वो माड़ीपुर में थी और इसके अलावा जो है वो कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहा है शहर में इलाका वाइज मौसम भी। इसके अलावा सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने माली साल 2023 और 24 के मुकर्रर करदा 235 अरब रुपए के टैक्स हदफ इजाफी टैक्स रेवेन्यू जमा कर लिया है। और टैक्स कलेक्शन के हवाले से हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा बजट में भी खासा कहा गया है कि टैक्स हदफ को पूरा करना है। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि 28% जो इजाफी टैक्स है वो जमा किया गया है इस साल में। तो कौन से ऐसे मेजर्स थे जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि वुमेन जेल में कैदी ख़वातीन के लिए मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया और पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी ने मुस्लिम चैरिटी के इश्तराक से मैंगो पार्टी का इनेकाद किया गया। कैदी ख़वातीन ने खूबसूरत रंगों से जो है वो पार्टी में जो है वो शामिल हुई वो और ख़ूब उन्होंने इस पार्टी को एंजॉय किया। इसके अलावा जेल खबर एक और ये भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सेंट्रल जेल कराची के कैदियों को दोबारा कारामा शहरी बनाने का जो है मिशन वो जारी है और अलखदमत फाउंडेशन की जानिब से 240 से ज़ायद कैदियों के कोर्सेज़ मुकम्मल कर लिए गए। उन्हें IT कोर्सेज़ करवाए गए हैं। कैदियों को चीनी ज़बान सिखाई गई है, अंग्रेज़ी ज़बान सिखाई गई है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ करवाए गए हैं और बहुत ही जो है ना एक मुनफरद ये कॉन्वोकेशन हमें नज़र आया कि जहाँ पर सेंट्रल जेल के जो कैदी हैं उनको पढ़ाया गया, लिखाया गया, उनके सर्टिफिकेट्स मिले हैं। मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में 12 कैदियों ने पोजीशंस भी हासिल की और अलखदमत फाउंडेशन की जानिब से ये इक़दाम किया गया था। तो ये बहुत एक अच्छी ख़बर है कि कम से कम हम देखते थे कि उनको पेंटिंग वगैरह, आर्ट एंड क्राफ्ट और दीगर चीज़ें तो सिखाई जाती थी, लेकिन ये जो सर्टिफिकेशन हो रही हैं जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो रही है, IT के कोर्सेज़ हो रहे हैं, अंग्रेज़ी ज़बान, चीनी ज़बान, ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो बहुत अच्छा है कि वो एक हेल्दी एक्टिविटी में भी रहेंगे और अपने आप को स्किल के साथ जो है वो जब इक्विप कर लेंगे तो जब वो अपने सज़ाएँ पूरी करके बाहर आएंगे तो माशरे में कारामा शहरी के तौर पर अपना काम सरअंजाम दे सकेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा कमिश्नर कराची ने फ़ुटबॉल और क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू करने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि अगस्त से स्पोर्ट्स फेस्टिवल का अगला मरहला जो है वो शुरू होगा और काफ़ी ज़्यादा खेलों के फ़रोग के लिए वो काम भी कर रहे हैं। दीगर मुकाबले भी मुनक़िद किए जाएंगे। साइकिल रेस अभी हुई, इससे पहले मैराथन रेस हम देखते हैं कि उसका इनेकाद किया जाता रहा है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही हैं जो कि हमें नज़र आ रही हैं और उन्होंने कहा कि अभी एक फ़ेज़ अगस्त में आएगा और दूसरा फ़ेज़ जो है वो दिसंबर में भी इनेकाद किया जाएगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का। इसके अलावा वफाक ने सिंध में चलने वाले मुतादिद मनसूबों में कोई रकम जारी नहीं की और माली साल 2023 और 24 में वफाक ने PSDP की मद में अरबों रुपए जारी करने थे। तो वफाक ने 16 मुख्तलिफ मनसूबों में कोई रकम जारी नहीं की, जिसमें साइट इंडस्ट्रियल कराची के अस्तर नौ बहाली के मनसूबे के लिए 2.5 अरब जारी करने थे। इसके अलावा टंडोला यार्ड से टंडो आदम सड़क के लिए 2 अरब रुपये जारी करने थे। नेशनल हाईवे N5 के लिए 3 अरब रुपये जारी थे, नहीं हो सके। सिंध कोस्टल हाईवे 36 किलोमीटर की जो सड़क बननी थी 2 अरब रुपए उसके भी जारी नहीं हुए और बहुत सारे मकानात की तामीर से लाभज़दा जो इलाके हैं उनमें मुतासर स्कूल्स के लिए 2.5 अरब रुपए जारी करने थे, वो भी जारी नहीं हुए। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने स्मगलिंग के ख़िलाफ़ सख्त पॉलिसी इख्तियार कर ली है और उन्होंने कहा है कि भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसके अलावा कस्टम्स ने जो है 32,100 लीटर स्मगल्ड ईरानी डीज़ल जो है वो बरामद किया है और इस हवाले से भी जना खासी जो है वो सख्ती दिखाई, काफ़ी और खासी फंस गई है। अच्छा जी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कहना है कि बारिशों से कबल शहर के तमाम नालों की सफाई के अहकाम जारी कर दिए हैं और जल्द शहर के बड़े छोटे जो तमाम नाले हैं उनकी सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा।
और ये कहा तो गया है, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं इस पर बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से गुफ्तगू कर सकेंगे। स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं कि हमने कल भी देखा कि खासी गर्मी थी शहर के अंदर, और आज भी दर्जा हरारत ऐसे, बारिशों की पेशगोई है लेकिन बारिशें हो नहीं रही हैं। तैयारी कैसी नज़र आ रही है आजिज़ भाई? ये जो सफाई की बातें मेयर साहब कर रहे हैं, कितने नालों की सफाई पे काम शुरू हो गया है? देखिए, गर्मी तो रहेगी अभी कुछ दिन, क्योंकि मानसून का सीज़न है और जुलाई का महीना शुरू हो गया है। जून और जुलाई ये महीने गर्मी के ही महीने कहलाते हैं, और मानसून का सीज़न बेसिकली हब्स का सीज़न होता है। हवाएं बंद होती हैं, हवाएं बंद होती हैं तो बारिशें होती हैं ना, तो इस वजह से एक हब्स है, हब्स का आलम होता है। तो लेकिन कराची में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। गर्मियाँ तो हर साल होती हैं, लेकिन 40 आपका दर्जा हरारत 40 या 41 तक होता है, लेकिन फील 50-55 होता है। ऐसे लग रहा है कि जैकबाद में हम लोग बैठे हुए हैं, या लाड़काना में बैठे, या शिकारपुर, ये जो अज़ला है नवाबशाह, जहाँ 50 से ज़्यादा हमेशा दर्जा हरारत इन मौसम में होता है। ऐसे लग रहा है कि हम वहाँ बैठे हुए हैं। वरना आज से कोई 30 साल 40 साल पहले कराची में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की शदीद गर्मी कराची में, शदीद हब्स कराची में, रात के वक्त भी आपको ऐसे ओले लग रहे होते हैं, ऐसे आपको फील हो रहा होता है, गर्मी के थप्पड़ लग रहे हैं। तो एक तो ये सूरत हाल है कि गर्मी है। इसमें इंटरनेशनली जो कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू है आज के दौर का, हम भी उसके शिकार हैं। एक और बड़ा इशू है दरख्तों की कटाई, दरख्त ना होना, दरख्त पूरे शहर से गायब हो जाना एक सवाल है अपनी जगह पे। कराची में लोग कह रहे हैं, माहौलियाती माहिरीन कह रहे हैं कि नए दरख्त लगाए जाएं। दरख्त कोई गर्मी को रोकते तो नहीं है, लेकिन माहौलियाती माहौल को साजगार ज़रूर बनाते हैं। छाँव की वजह से आपकी गर्मी की जो शिद्दत होती है वो कम होती है, ये ज़रूर होता है। रही बात तैयारियों की, मुझे नहीं लग रहा कोई तैयारियां हैं। क्या तैयारियां हैं? नाले साफ़ किए जाएंगे। आपने मेयर साहब का बयान पढ़ा, 2 दिन बाद बारिश, मानसून का सीज़न शुरू हो चुका है जी। ये 2 महीने बारिशों के महीने हैं, जुलाई पूरा और फिर अगस्त का कुछ हिस्सा 1.5 महीने तक बारिश। अगर मानसून की बारिशें शुरू हो गई तो 1.5 महीने तक तो ये जारी रहेंगी। फिर ये जो नाले साफ़ किए जाएंगे, ये कब साफ़ किए जाएंगे, ये सवाल समझ में नहीं आता। मुझे लग रहा है बस अल्लाह रहम करे, कोई बहुत बड़ी तैयारी नज़र नहीं आ रही। कुछ नाले जो साफ़ हुए थे वो तो साफ़ हैं, लेकिन अभी भी जो नाले साफ़ नहीं हैं उनमें मसले रहेंगे। बारिशें हुई, शाहरा फैसल पे मसाइल रहेंगे, या बड़ी शाहराहों पे जिन इलाक़ों में माजी में हम मसाइल का शिकार रहे, मुझे लग रहा है कि उन तमाम एरियाज़ में मसाइल रहेंगे। बस अल्लाह रहम करे कि इतनी बड़ी हेवी बारिशें ना हों, जबकि एक्सपेक्टेशन जो है हेवी बारिशों की है। तवक्को जो की जा रही है, पहले से गुज़िश्ता बरस से ज़्यादा बारिशों की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। लेकिन कुदरत का अपना एक निज़ाम होता है, कानून का अपना निज़ाम होता है। दुआ यही करते हैं कि इस तरह की हेवी बारिशें ना हो कि शहर का निज़ाम मफलूज हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर प्रिपरेशन होनी भी चाहिए तो मेरे ख्याल से अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हैं अशरफ भाई, क्योंकि अब तक तो सफाई हो जानी चाहिए थी, और अभी आप कह रहे हैं कि सफाई का काम शुरू कर दिया गया, प्लास्टिक के थैले ना फेंकें, ये ना करें, वो सब बातें अपनी ठीक है। ये तो सब तब मुमकिन होता है वाकई। नाले हमें फुटेजेस में भी नज़र आ रहा है कि नालों का हाल आप देखें कि अभी तक क्या है। और जो साफ़ भी हुआ था महमूदाबाद नाले की, आप अगर बात करें, मेरे ख्याल से महमूदाबाद नाले की आ रही थी, वाला तो पूरा साफ़ किया था उसको, पूरा एक लुक दिया था, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर वही का वही हाल है। अशरफ भाई से पहले एक कह दूँ, ये सफाई का अमल जो है ना, ये कंटिन्यू रहेगा तब मामला। ऐसे नहीं कि आपने एक बार कर दिया फिर 3 साल भूल गए, फिर वो वैसे ही हो जाएंगे। और फिर उसमें हमारी आवाम का भी कसूर है ना, कि वहाँ पर रहने वाले जो ना उठाते हैं और धक करके उसमें कचरा फेंक देते हैं। तो ये तो इस तरह से वाकई कंट्रोल नहीं होगा। हम इस पर मजीद भी बात करेंगे, अशरफ भाई का कमेंट भी लेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही थी कि गर्मी है और दूसरी तरफ ये कि मानसून का स्पेल आना है अशरफ भाई, लेकिन कितनी तैयारियां हैं, कई दफ़ा हम इस जिक्र कर तो चुके हैं, लेकिन क्या नज़र आ रहा है शहर में। और मुर्तज़ा वहाब साहब बातें तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, सही है, लेकिन अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? नाले तो वही का वही मंजर पेश कर रहे हैं। देखिए, जो निज़ाम है ना उसको ठीक नहीं करते हैं हम।
टोटल हमें ये समझना होगा, कराची जो है 7 अजला पे मुश्तमिल है और 514 जो हैं छोटे बड़े नाले हैं, जिसमें 43 नाले बड़े नाले हैं जो कि बड़ी बड़ी गुजरगाहों से, जैसे अभी आप बता रही थी कि ये कयूमाबाद के पास है और ये मलीन नाला है। कल कोरंगी नाले का उन्होंने दौरा भी किया है जी। वो अब वो दौरा तो करते हैं, मगर मसला ये कि कई कई किलोमीटर तवील है ये नाले ना। अब इसमें ये है कि अगर आप सफाई बर वक्त नहीं करेंगे, कचरा सब क्या क्या घरों से कचरा आता है, मतलब उसकी गंदगी आती है, सीवरेज का पानी आता है, इंडस्ट्री जोन है साथ, उनके कचरा आ रहा होता है, उनका फुजला आ रहा होता है, और उसके साथ मेहरबानी ये होती है जो गाड़ियाँ कचरा उठाती हैं वो जाके वहीं डंपिंग कर देती हैं। तो इसको कोई चेक एंड बैलेंस के लिए नहीं है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट होता है, वो कैमरे में इनको सब पता चल जाएगा कि कौन नालों की तबाही कर रहा है, हमारे ही लोग हैं जो कर रहे हैं। अब ये 514 नाले लाहौर में अगर मिलाएं हम तो इतने नाले नहीं। यहाँ पे आपके सीवरेज बरसाती नाले अलग हैं छोटे, और फिर बड़े नाले 43 हैं। अब 43 नाले अगर आप साफ़ आज भी करना शुरू करें ना तो कई कई किलोमीटर तवील है, नहीं कर सकते। पूरा केएमसी का अमला भी लगा देना तब भी इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं आपके पास। मसला ये है कि जैसे आपने फुटेज देखी है पूरी तय लगी हुई है, यानी कि हमने तो कई इलाकों में, जब मैंने पहले जब जाता था बहुत सारे इलाकों में जैसे लियारी वाला इधर, उसके ऊपर तो गाय वगैरह बकरी वगैरह चढ़ते हुए नज़र आती हैं, इतने नाले के ऊपर कचरा होता है। तो अब अगर कचरे के जो सिलसिला है उसको साफ़ करने के लिए मशीनें कहाँ तक बीच में होंगी ना, आपने देखा होगा, आपने भी रिपोर्टिंग की है, मशीन इधर खड़ी हुई है, नाला इधर से उधर तक है, आधे तक सफाई होती है, आधे में कचरा पड़ा रहता है। अब इसको सफाई के लिए इंतज़ाम होना चाहिए, हमारे इंतज़ाम को बेहतर करना होगा। अब जो इंतज़ाम है बेहतर करने के लिए इदारे काम नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ना बारिश के सीज़न का बस एक सीज़न आता है ना तो उस वक्त खबरें आ जाती हैं। जो आजिज़ भाई भी बात करते हैं कि थ्रू आउट द ईयर सफाई होना चाहिए, मेंटेनेंस का काम ये केएमसी का काम है, तब 43 नाले की सफाई हो सकती है, 512 नालों को मेंटेन किया जा सकता है जब थ्रू आउट द ईयर काम हो। ये वाकई 2 दिन का काम नहीं किया, खबरें आपने पास की, बारिश होगी तो कल ही खुल जाएगी। एक डंपर जो जाता है वो उसके पैसे लगते हैं, तो कचरा उठाएगा उसका सारा सिस्टम 8-9 हज़ार रुपये एक डंपर के लगते हैं। अब आप सोचें ना कि वो आप एक सिस्टम है, उनको पता है कि हर साल मानसून होता है, तो और भी जगहें हैं मुल्क भर में जहाँ पे इतनी बड़ी सिटीज़ होते हैं, उनको बेहतर करने के इंतज़ाम लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। जैसे मेयर कराची हो गए या कमिश्नर कराची हो गए, एट द एंड जब सब कुछ सर पे आ जाता है, हमें ऑर्डर आ जाता है, सब जाके खड़े होकर देखते हैं हाँ भाई कचरे सफाई हो रही है नहीं हो रही। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अगली खबर है, वफाक ने सिंध में चलने वाले मुतअद्दिद मनसूबों में कोई रकम जारी नहीं किया अजीज़ माली साहब, और अभी आपने तो इजलास भी कवर किया, नए मनसूबे भी कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि 2023 में 24 में बहुत सारी जो है ना PSDP की मद में अरबों रुपए जारी करने थे, तफसीलात भी इस हवाले से आ गई कि क्यों पैसे कहाँ कहाँ के नहीं आए। सबसे बड़ी बात इसमें अशरफ भाई का भी इंटरेस्ट होगा कि साइट इंडस्ट्रियल कराची की असर नौ बहाली के मनसूबे के लिए 2.5 अरब रुपए जारी होने थे। इसके अलावा कई और मनसूबे थे, मेहरान हाईवे के लिए, M5 के लिए, नेशनल हाईवे के लिए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 5-5 करोड़ रुपए जारी होने थे, नहीं हुए। तो ये ऐलान तो हो जाते हैं, पैसे भी जारी नहीं होते वफाक की तरफ से। ये मेरी स्टोरी थी, हफ्ते को हमने दी थी। अच्छा। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि बजट जब बनता है ना, बजट में बहुत सारे ऐलानात होते हैं। जब साल पूरा होता है, हम उन्हीं बजट दस्तावेज़ात को जब उठाते हैं तो हमें नज़र आता है कि बहुत सारे मंसूबे सिर्फ ऐलानात की हद तक रहे, उन पे अमल नहीं हुआ। और ये एक साइकिल है, हर साल ये होता है। आपने बजट का जिक्र किया, अभी सूबा सिंध की बजट में हब कैनाल से नई नहर निकालने के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। अपोजिशन लीडर ने अपने साथ पुराने बजट्स के किताब ले आया था। उसने बाकायदा बताया कि 2023 और 24 में ही नहीं, 2022 और 21 में भी ये मनसूबा शामिल है, 2020 और 21 में भी शामिल है, 2019 और 20 में भी शामिल है। पिछले कोई 8-9 साल से ये मंसूबा हर साल बजट तकरीर का हिस्सा बनता है, जिस पर वज़ीर आला ने फिर बात की। हम एक मंसूबे की बात नहीं करें। अच्छा, ये तो हुआ सूबे का इलाकों के साथ हाल। इसी तरह फिर सूबे के साथ वफाक हाल करता है कि PSDP जो वफाकी बजट में सूबों के लिए ऐलानात होते हैं, प्रॉविंसेस के लिए, उसमें फिर यही हाल होता है।
जो अभी आपने खबर सुनाई कि जी साइट एरिया की, इसमें एक मंसूबा था अर्बन कराची का, एक कराची अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, 2 अरब रुपए उसके लिए थे। हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए था, और बाकी आपने कुछ मंसूबे, कोई 25-28 मंसूबे हैं ऐसे, जिसके लिए जो अब आज चूँकि जुलाई है, अब हम कहेंगे कि साल जो ख़त्म हो गया, जो 2023 और 24 ख़त्म हो गया, उसमें इन सारे मंसूबों के लिए पैसों का ऐलान किया वफाक ने। लेकिन 30 तारीख तक, 30 जून, क्योंकि 30 जून माली साल का आखिरी दिन होता है, अगर ऐलान शुदा कोई पैसे 30 जून तक जारी हुए तो ठीक है, वरना वो लैप्स हो जाते हैं। 30 जून के बाद वो जारी नहीं हो सकते। आज 1 जुलाई है जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी ये पैसे जो जारी होने थे वो नहीं हो सकेंगे। तो ये लॉलीपॉप वफाक सूबों को देता है, सूबे ज़िलों को देते हैं, ज़िले फिर शायद नीचे दे रहे हैं। फेयर निज़ाम नहीं है। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि हम एक दूसरे से फेयर नहीं हैं। यानी वफाक एक वफाकी डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, चारों सूबे उसका एक हिस्सा है पार्लियामानी निज़ाम का। वफाक जो वादे करता है पूरे नहीं करता, सूबे जो वादे करता है अजला के साथ वो पूरे नहीं करता। इसका मतलब है अनफेयर निज़ाम के तहत हम सभी चल रहे हैं, एक दूसरे से भी दुगलापन, एक दूसरे से भी धोखाधड़ी, सच्चाई कहीं भी नहीं है, पैसे कहीं पूरे नहीं पैसे होते, फिर जाते कहाँ हैं? टैक्सों के ऊपर टैक्स लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल फिर राजेश भाई ये खड़ा हो जाता है ना कि ये इतने पैसे जारी तो होते हैं ना, बजट में आते हैं तो बजट के बाद पैसे जारी भी होते हैं, या पैसे आते ही नहीं है कशकोल लेके जब हम जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं ये हमारा बजट है, ये हमारे अखराजात हैं, ये हम यहाँ लगाएंगे, तो पैसे तो वहाँ से आ जाते हैं। फिर ये सारे पैसे जब लगते भी नहीं है, जारी भी नहीं होते, कहाँ पड़े रहते हैं अशोक खान साहब? जादू। अब ये देखें, ये आजिज साहब जो बोल रहे हैं, मेरा आजिज भाई ने 3 साल गिनवा दिया, 3 सालों में अगर ये बजट में पैसे नहीं लगे तो कितना अरबों रुपया तो इस वक्त वजारत खजाना के पास होना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि चारों सूबों के जो वज़ीर-ए-आला उनका भी कसूर है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, कोई बजट भी अप्रूव कराना है, कोई इशू भी है, अगर आप किसी सूबे को फंड्स लेना है तो आपकी एक मीटिंग होती है साल में, तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कम से कम 4 मीटिंग होती है ना। हाँ शरफ भाई, 3 महीने पर मीटिंग होती ही नहीं है। वही ना, अब देखिए, अब चारों सूबों की जो आवाज़ है, तो वज़ीर आज़म के साथ चारों वज़ीर आला बैठते हैं और बोलते हैं कि ये चारों सूबों के मसला है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्यों बनाई गई है, उसका सरबरा कौन है, चारों वज़ीर आला क्यों नहीं जाते हैं? देखें, पहले जब थी गवर्नमेंट तो सिंध गवर्नमेंट का, उनका पिछली साबिक गवर्नमेंट से मसला था, इस वक्त तो इलाक़ गवर्नमेंट थी और अभी भी है। पीडीएम जब बनी तो उस वक्त भी थी, क्यों नहीं किया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से? आप निष्कारी करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, स्टील मिल या कोई भी इदारा, तो आप चारों सूबों के वज़ीर आला को बैठाएंगे, वज़ीर आज़म बैठेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बैठेंगे, और वो बैठ के डिसाइड करेंगे हाँ भाई इसका और इससे किस सूबे को क्या उसका हिस्सा मिलना चाहिए। आप बैठ के डायरेक्ट कोई आप फैसला नहीं कर सकते। देखें, वफाक गवर्नमेंट है लेकिन उसके नीचे सूबे हैं, वो सूबों को भी उनको अपने साथ मिला के निचकारी का अमल हो या कोई भी फैसला करना हो, बजट साजी करना हो, क्योंकि हर सूबे का मसला है कि उसको फंड्स नहीं मिलते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जो ब्रीफिंग की बजट के बाद, उसमें ये बताया कि वफाक हमें फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं करता है, इसलिए हम आगे नए मंसूबे नहीं दे सकें। सबसे बड़ा मसला ये है कि सिंध का कि आपको जो वफाक से वादे किए जाते हैं वो बोल तो दिए जाते हैं, लेकिन जैसे कि बताया कि साइड एसोसिएशन, या मतलब आप सोचें साइड एसोसिएशन कौन सी है, सोचने की बात है। मतलब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने उसका इफ्तिताह किया था साइड एसोसिएशन का। वलीका इंडस्ट्रीज़ आपने नाम सुना, 22 इंडस्ट्रीज़ थी, वो ख़त्म होते होते वहाँ आप जाएँ, अब गैस नहीं है, वहाँ सड़कों का निज़ाम नहीं है। मतलब आप सोचें कि जो बानी पाकिस्तान ने कहा कि ये इंडस्ट्री हब बनेगा, बन तो गया लेकिन चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं। तो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोग नाअहल हैं, वफाक हो या सूबा हो। आप जाके, सूबे का काम है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाके अपनी आवाज़ उठाएं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बार बार आप ख़त लिखें। अब मेन ये है कि वफाक भी इनसे नहीं मिलता है, ये उनसे नहीं मिलते हैं, और सिर्फ ज़बान से। आपका असम्बली और ये सारी इसलिए बनाई गई है कि आवाम को सहूलत फराम करें, आपको सहूलत नहीं मिलनी है। सवाल यहाँ पर यह भी हुआ, जैसी मैंने खबर पढ़ी थी ना तो मेरे दिमाग में आया कि शहबाज शरीफ साहब ने जब हलफ उठाया और बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो मुंतखब हो गए, उसके बाद फौरी तौर पे उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर कराची का दौरा किया था, और सब बड़े जो ना खुश थे कराची वाले, सूबा सिंध वाले, कि जी बहुत अच्छा और खुशान इक़दाम है कि इतनी जल्दी जो है वज़ीर आज़म साहब ने दौरा किया है।
और उसमें हमने कई ऐलानात भी देखे थे कराची के लिए। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उस पर भी बात करेंगे कि उन सब का क्या हुआ, क्योंकि बराह रास्त ऐलान हुए टीवी पर, मीडिया पर। ये तो खबरें ऐसी होती हैं ना, जो आजिज़ भाई ने कहा कि वो पुलंदा लेकर आया, वो किताब लेकर आया, हमारे किताबचा भी उठाकर कोई नहीं देखता। लेकिन बात यह है कि ये तो बिल्कुल अलल ऐलान उन्होंने कहा था, बहुत सारी चीज़ों का ऐलान हुआ था, लेकिन वो कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बात हो रही थी शहबाज शरीफ साहब की ना, तो आजिज़ जमाली साहब जब वो भी आए थे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो बहुत सारे ऐलानात हुए, वफाक ने मंसूबों के जो है वो पैसे जारी नहीं किए। लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं ना तो जहन बहुत पीछे चला जाता है। तो 150 बसेस का ऐलान हुआ था, कुछ प्रोजेक्ट्स की बातें हुई थी कि ये भी वफाक के साथ इल्हाक होकर स्टार्ट हो जाएगा। फिर ग्रीन लाइन भी हमने देखा था कि कहा गया था कि इन कोलैबोरेशन में चलेगी, ब्लू येलो एंड फलानी ढमाकी, इतनी सारी लाइन्स थी, उसमें भी कहा था कि हम इसमें कोलेट करेंगे। लेकिन क्या वो बसें आ गई हैं, नहीं आई हैं? ग्रीन लाइन पर मैं बाद में आता हूँ। जिन बसों की आप बात कर रही हैं ना, वो बसें सिंध हुकूमत को वफाक की तरफ से 150 बसें भी हाल ही में कुछ ही अर्सा कबल शहबाज शरीफ ने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील नाम मेमन से जब मुलाकात हुई थी तो उसने बताया था कि 150 बसें शहबाज शरीफ साहब से इनको देंगे, क्योंकि उन्होंने तारीफ़ की थी शर्जील मेमन की कि आपका ट्रांसपोर्ट का मनसूबा बहुत अच्छा है। ये जो पीपल सर्विस बस है, बड़े सालों के बाद कराची को एक बस सर्विस मिली है, तो वफाक भी इसमें अपना हिस्सा डालेगा और 150 बसें हम देंगे। लेकिन अभी इस बजट सेशन में भी यही बात शर्जील नाम मेमन ने अपनी तकरीर में कही है। उसने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था, मैं उनको याद दिला रहा हूँ कि मेहरबानी करके अपना वादा पूरा करें और वो बसें जो है सुबह सिंध को या कराची को भेज दें। ये तो रही उसकी बात। ग्रीन लाइन की जहाँ तक बात है, तो ग्रीन लाइन तो आके गुरु मंदिर पे रुक गया है। ग्रीन लाइन को उसमें भी कोलैबोरेशन है ना, मैं बता रहा हूँ ना, गुरु मंदिर को तो इसको ग्रीन बस को तो टावर तक जाना है। गुरु मंदिर से नुमाइश तक जो इन्होंने वर्कशॉप बनाया, जो स्टैंड बनाया, वहाँ तक आना है, फिर वहाँ से टावर तक जाना है। लेकिन वो तो वहाँ तक जहाँ गुरु मंदिर पे ला के छोड़ दिया। यानी अगर ग्रीन लाइन में कोई आता है तो उसको फिर ट्रैवलिंग करना पड़ता है एक बंदे को, फिर जाके अपनी मंजिल पे पहुँचता है। यानी वो ये सही है, यही प्लान था पहले कि गुरु मंदिर पे अगर ख़त्म करेंगे तो लोगों को फिर ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन वो गुरु मंदिर पे ही रुका हुआ है, उसको आगे इसको मंसूबे को मुकम्मल होना चाहिए। गुरु मंदिर टू नुमाइश और नुमाइश से फिर टावर, तब इसको हम कहेंगे। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि ग्रीन लाइन का मंसूबा अभी भी अधूरा है, मुकम्मल नहीं है। ये बुनियादी तौर पे ये पूरा मंसूबा पहले कोलैबोरेशन था, बाद में चूँकि मुकम्मल नहीं हो पा रहा था तो फिर पूरा का पूरा वफाक ने अपने कंट्रोल में लिया था। अच्छा। और ये जो जब मुकम्मल हुआ तो वफाकी हुकूमत ने इसको मुकम्मल किया था। अच्छा। ये बसें इस वक्त भी ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत के अंडर नहीं चल रहा, वफाक के अंडर चल रहा है। सिर्फ उसकी जो मेंटेनेंस और सर्विस है वो सिंध हुकूमत के पास है। सही। बसें लाना, बसें देना, ये वफाक का काम है। तो एक तो ये है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो ऐलानात होते हैं तो या तो ऐलानात मत करें, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऐलानात मत करें, या फिर अगर ऐलानात करें तो उसको पूरा करें ताकि आपका जो पब्लिक फेस है, पब्लिक फेस आपका ज़िंदा रह सके, बरकरार रह सके। अब मैं और आप भी तो अभी बात कर रहे हैं कि ऐलान कर दिया जी बसें नहीं मिलेंगी, और हम 1 साल तक ये बात करते रहेंगे, जब तक बसें नहीं मिलेंगी ये बात होती रहेगी। ये बात आप कभी बस में सफ़र करें ना, आम आदमी भी इसी तरह कह रहा होता है, आम लोग भी इसी तरह है लोगों को, आम लोग भी इसी तरह डिस्कशन कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। जी वो देखें ऐलान किया था, बसें नहीं दी। तो ये वादे अपने पूरे करें। पहले ना वादे करके, दावे करके बेवफाई करना बहुत आसान था, अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, टीवी का दौर है, हर चीज़ और फिर पहले ये रेडियो टीवी भी था, चले सहाफ़ी रिकॉल करा देते, पैकेजेस बन जाते थे, ख़बरें छप जाती थी। लेकिन अब हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, हर शख्स गूगल पे जा रहा है, इन्फॉर्मेशन आपके उठा रहा है और शेयर कर रहा है सबको। जैसे अजीज़ भाई ने कहा कि आम आदमी, ले मैन जो है ना, पान के खोखे पे खड़े होने वाले को भी पता है कि जी ये ऐलान हुआ था, आज ये पूरा नहीं हुआ। तो अशरफ खान साहब आज के इस दौरे जदीद में भी वही पुरानी टैक्टिक्स
वही पुराने दकियानूसी जो ना सियासत के तरीक़े हैं जो अभी तक आजमाए जा रहे हैं और उस पर ये लोग ज़िंदा भी हैं। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि हमारे मुल्क में सियासतदान उन्हीं घटिया और रिवायती पॉलिटिक्स करके जो है ना आज तक अपने आप को अपनी सीटें जो है ना उन पर बराजमान भी हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो अगर आप ऐलानात करते हैं, मैं पीछे जाता हूँ, यानी कि पीटीआई की हुकूमत में जो पूरी टीम ने आके कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया, जो तारीख में इतना कराची के लिए नहीं था। 1100 अरब का पैकेज 3 साल के लिए दिया आप तो गया और था। पीछे चले गए। ठीक है, और वो 1100 अरब मैंने तो नहीं देखे। जब असद उमर थे वो आए तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो 1 साल गुजर गया था ऐलान के बाद। तो वो बता रहे थे, मैंने कहा सर मैं बिजनेस की रिपोर्टिंग करता हूँ, एक सवाल का जवाब दे दें। 1100 अरब 3 साल में 1100 दिन बनते हैं और डिवाइड कर दें, 1 साल गुजर गया, 365 अरब कहाँ लगाया आपने जो ऐलान किए थे? उनका पास जवाब नहीं था। अब वो वही केसीआर, कराची सर्कुलर रेलवे, ग्रीन लाइन, K4, और वो वहीं खड़ा हुआ है, आज भी वही है, वहीं पे स्टैंड कर रहा है और उसके अंदर कोई अपडेट। अब इसके बाद ये गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर आए कराची के लिए ऐलान कि हाँ ये दे देंगे वो दे देंगे। जब आप ऐलान करते हैं कराची के लिए, तो कराची को देखें, कराची को अगर फ़ायदा देंगे तो आपको फ़ायदा होगा, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे आपको फ़ायदा होगा। क्यों? कराची माशी हब है, ये मैं नहीं सब कहते हैं, सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं। कराची आपका 50% एक्सपोर्ट करता है पूरे मुल्क का, 7 इंडस्ट्रीज जोन है, 24,000 छोटी बड़ी सनतें। क्यों नहीं समझ में आता है इनको? ये गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, FBR वाले ब्रीफिंग देते हैं। कराची में जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है सदर वाला एरिया, जो आपका होलसेल मार्केट, ये सब सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क में टैक्स देता है। आप वहाँ जाके हालत तो देखें, जो चीज़ जैसे पड़ी हुई है आज से 20 साल से, उसको हिलाते भी नहीं है वो। तो आ गया ना साइट इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी 2.5 अरब थे वहाँ पर, नहीं वो तो नहीं लगे अब तो फिर उसको तो क्या करें, 2.5 अरब तो कुछ भी नहीं है ना। अब तो टैक्स कराची की आपने बात की तो खबर ये भी ज़रा आप, मैं चाहूँगी कि इस पर ज़रूर कमेंट करें अशरफ खान साहब। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने माली साल 23-24 के मुकर्रर करदा 235 अरब रुपए के टैक्स हदफ इजाफी टैक्स रेवेन्यू जमा कर दिया है। तो टैक्स कलेक्शन में बेहतरी तो आ रही है और ये हदफ भी बढ़ गया है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल के टैक्स हदफ के मुकाबले में 28% इजाफी टैक्स जमा किया गया है। तो यानी जो मेजर्स कर रहे हैं उसका आउटकम होता हुआ नज़र भी आ रहा है और सिर्फ जून में ही 28 अरब रुपए का टैक्स जमा किया है। तो ये टैक्सेस कलेक्शन तो हो रही है, अच्छा भी हो रहा है और भी सख्ती कर रहे हैं। आगे जाके और हम देखेंगे कि बेहतर हो जाएगी सूरत हाल। लेकिन ये सब लगे भी तो और खुशी से आवाम टैक्स देंगे और खुशी से बिजनेस कम्युनिटी टैक्स देने के लिए तैयार होगी कि हाँ यार हमें भी कुछ मिलता है। जी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है खिदमात पर सेल टैक्स वसूल करते हैं, यानी सेल टैक्स ऑन सर्विसेज वसूल करता है। और ये जो डाटा आया था कल के, इनका हदफ था रवां माली साल जो 30 जून को ख़त्म है 235 अरब रुपए था, इन्होंने कलेक्ट किया 237 अरब, यानी हदफ से भी 2 अरब ज़्यादा किया है। और जो 28% का इसमें ग्रोथ देखी गई है। और अगला जो नया माली साल आज से शुरू हो गया, 1 जुलाई है आज, और अगले जो 12 महीने में इन्होंने कलेक्ट करना है 350 अरब। इनका जो खिदमात पर सेल टैक्स था तमाम सूबों में सबसे कम था 13%। तो वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपनी ब्रीफिंग, क्योंकि वज़ीर ख़जाना भी हैं वो, तो उन्होंने वहाँ पे ऐलान किया कि 15% सबसे कम था, तो हमारे पर प्रेशर था रेवेन्यू कलेक्शन में, तो हम 13% से बढ़ा के खिदमात पर सेल टैक्स 15% कर रहे हैं, जहाँ 16 था उसको 18 कर रहे हैं, ताकि हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें और खिदमत कर सकें। तो अब जो इस साल का हदफ था 235 अरब, वो बढ़ा के 350 अरब का हदफ है। इट्स मीन कि आपका टैक्स बर्डन बढ़ गया। और जैसे कि फाइनेंस बिल हम लोगों ने दिया था तो उसमें यह है कि इजाफी टैक्सेस लगे, और इजाफी टैक्सेस जो लगे उस पर खिदमात पर सेल टैक्स बढ़ गया है। तो ये हदफ अब आसानी हासिल हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि आपने टैक्स रेट बढ़ा दिया है। पहले 13% आप देती थी, होटलों पे जाती थी, अब 15% देंगी। यानी 1000 का बिल है तो उस पर आप 130 रुपये टैक्स देती थी, आप 150 रुपये टैक्स देंगी। अब जैसे जैसे बिल बढ़ता जाएगा उसके ऊपर 15% का। अब आपने अभी फिक्रा कहा ना आजिज भाई, अभी अशरफ भाई ने कहा कि टैक्स कलेक्ट करते जाएंगे और ख़िदमत करते जाएंगे। ये दो बीच में एक कॉमा है, मैं अगर लिखूँ ना तो अगले वाले पे ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये अगले वाले पे काम कब होगा? क्योंकि टैक्स कलेक्शन का मतलब तो यही ना आजिज भाई, मैं पैसा दे रही हूँ, आप पैसा दे रहे हैं, हर चीज़ पे दे रहे हैं, तो आवाम को भी तो कुछ दे दें। अभी 76 अरब रुपए के नए टैक्स लग रहे हैं, यानी आज से जो साल शुरू हो रहे हैं, ये मौजूदा नए माली साल के बजट के फाइनेंस बिल में सिंध हुकूमत ने एक्स्ट्रा इजाफी 76 अरब रुपए के, जो पहले नहीं थे, यानी उसमें जो आप अब जहाज़ का टिकट लेंगी ना उस पर भी 500 रुपये सिंध हुकूमत ने अपने लगाए हैं। अगर लोकल है तो 500 रुपये, अगर इंटरनेशनल है तो 1000 रुपये। इंश्योरेंस की आप तजदीद करवाती हैं, आप अपनी फ्लैट आप अगर ख़रीद करते हैं तो उस पर भी 5000 रुपये सिंध हुकूमत ने अपना टैक्स लगाया है। इसी तरह कोई 20-25 ऐसे मद हैं जिसमें इन्होंने अपने टैक्स लगाए हैं, नए टैक्स 76 अरब रुपये सिंध रेवेन्यू बोर्ड इससे कलेक्ट करेगा। तो वो सही कह रहे हैं, 350 का तो वो मेंटेन
कर लेंगे। लेकिन बात ये है कि वफाक अलग टैक्स लगा रहे, सूबे को भी अगर मौका मिल रहा है तो वो भी टैक्स लगा रहे, केएमसी को मौका मिल रहा है तो वो भी टैक्स लगा रही है। यानी जो 3 टियर्स गवर्नमेंट है ना, वफाक, सूबा और लोकल, 3 टियर्स गवर्नमेंट में तीनों जो टियर्स हैं सभी टैक्स लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे और ही है। सभी ये कह रहे हैं कि इनकम का जरिया नया नहीं पैदा करना है, टैक्स लगा कर इनकम अपना और बढ़ाना टैक्स है। लगाने के बाद, कलेक्शन के बाद टैक्स लगता हुआ भी तो दिखाई देना, वापस सिर्फ जमा करना है, क्या करना है, ये भी तो एक अहम सवाल है। वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अभी हम थोड़ा सा वक्त रह गया, लेकिन ख़बर ये भी है कि कमिश्नर कराची ने फ़ुटबॉल और क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू करने का ऐलान किया, जो कि एक अच्छी सरगर्मी नज़र आ रही है, क्योंकि सब कुछ हो रहा है शहर के अंदर, लेकिन ये इस तरह की सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आजिज़ जमाली साहब, आप कैसे देख रहे हैं? अगस्त में दोबारा से स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा। अभी थोड़े दिनों पहले साइकिलिंग रेस कराई, उससे पहले हमने देखा कि मैराथन रेस हुई, इंटरनेशनल मैराथन प्लेयर्स भी आए। तो अच्छा है कि एक्टिविटी स्पोर्ट्स, गदा गाड़ी रेस हुई, हाँ गदा गाड़ी रेस हुई, बिल्कुल अच्छा है, पॉजिटिव है। स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ कराची लेवल पे ज़रूर करें, लेकिन एरिया लेवल पे कराएं। इलाके जो गली है मोहल्लों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम अज़ कम, ये तो कराची लेवल की रेस है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं कराची के, कम अज़ कम डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ज़िला लेवल के मुकाबले करवाएं। और जहाँ लोकल खिलाड़ी हैं उनको प्रमोट करें। अगर लियारी में आप करवा रहे हैं तो लियारी में फुटबॉल के शौकीन है, उसको प्रमोट करवाएं। मलीर में करवा रहे हैं तो मलाखड़ा जो हमारा एक कदीमी खेल है, अब तो नया भी हो गया, ख़त्म हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मैं कह रहा हूँ कि इन खेलों को, जो हमारे अपने खेल हैं, मकामी खेल हैं, इनको हमें ज़िंदा रखने के लिए इलाकों में, बल्कि सिर्फ कराची क्यों, सिंध हुकूमत को पूरे सिंध में इन खेलों को अवलियत देनी चाहिए। हालांकि से पहले हुआ ना सिंध स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी हुआ। हम मुसलसल बजट पे आज बात कर रहे हैं। बजट में स्पोर्ट्स का बजट रखा गया है, अरबों पे रखे गए हैं, तो इसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए पूरे सिंध में। और खेरमियाँ मस्बत हैं, उनको मैं अभी भी कम हो रही हैं। अगर कराची जितना बड़ा नहीं शहर है यार आजिज़ भाई, बस एक आधा कोई इवेंट उससे ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। तो अशरफ खान साहब, ये हेल्दी एक्टिविटीज़ शहर में होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। कमिश्नर कराची इससे पहले भी 2-3 रेस का कराया था, मैराथन रेस का भी देखा था, और एक्टिविटी अच्छा, इनका फोकस भी जो है सी व्यू वगैरह इधर भी है। जैसे आजिज़ भाई ने कहा कि 7 ज़िला हैं, तो 7 ज़िला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके साथ मिलकर हर ज़िला में होना चाहिए, क्योंकि इतने दूर, अब इतनी बड़ी आबादी है, अब मरदमशुमारी 2 करोड़ की आबादी है, तो उसमें अगर हर ज़िला में अगर ये एक्टिविटी रखें, और जो ग्राउंड्स बच गए हैं गलती से, तो वहाँ पे कुछ ऐसी मैचेस वगैरह इन सब का रखें, ताकि बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं और वो इस एक्टिविटी में जाएंगे, कोई छोटा मोटा इनाम रख दें ताकि खुशी खुशी बच्चे जाएं, एक्टिविटी करें, क्योंकि मोबाइल से उनकी जान छूटेगी, हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं। तो एक एक्टिविटी देने से ये होगा कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, और एक एक्टिविटी हर सूबे में होगी, मतलब इसमें देखा है हर ज़िला में होगी, माजरत, तो इसमें ये होगी 7 ज़िला में जब एक्टिविटी होगी, हर कोई उसमें पार्टिसिपेंट। और बाकी सारे गेम्स पर भी ना तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम अभी क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और उनका भी हाल देख लें कि हमने क्या कर दिया अपने कौमी टीम का भी। हमने तो खैर नहीं किया, लेकिन ख़ुद उन्होंने ही किया है और करने वालों ने किया, लेकिन बहरहाल क्या हाल है। तो खाली अब हमें क्रिकेट से उसके ऊपर भी फोकस करें, लेकिन और खेलों पर हम तवज्जो देकर बहुत अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे शहर में बहुत टैलेंट है, हमारे सूबे में बहुत टैलेंट है, लेकिन वही वाली बात कि माँ होने की वजह से सामने नहीं आता है। तो अच्छा है, चलें स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा तो बहुत अच्छी बात है। हम सब भी इसको बहुत ज़्यादा जना खुशाइन करार देते हैं, और होनी चाहिए एक्टिविटीज़। हम जाते जाते ज़रा माल के हाल पर भी नज़र डाल लेते हैं कि करेंसी रेट्स क्या हैं। इस वक्त जो है वो यूरो 297.2 पर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 184 पर जो है सेल हो रहा है। बाइंग प्राइसेस की 182.2 है। इसके अलावा अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर का जो रेट है आज वो 277.36। ये क्या हुआ अशरफ भाई? नहीं ये कोई और, ये इंटर बैंक है उसका रेट, मतलब अभी तो इंटर बैंक भी इससे नीचे नहीं है, 280 हाँ, 280 से ऊपर है। अभी नीचे तो नहीं आया, या आ गया आज नीचे? नहीं आज तो बंद है सारे बैंक, आज बैंक हॉलीडे है, तो तमाम बैंक्स बंद हैं। अच्छा, नए माली साल की वजह से कब खुलते हैं? अजीम साहब अभी घूम फिर कर आए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें निकाल के दी हैं अपनी, जो है वो ट्रैवल करके आए हैं, पैसा लगाया तो दिखाएंगे भी। तो अजीम, आपको बहुत सारी बर्थडे की मुबारकबाद, एंड थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब, आपने वक्त दिया। आजिज़ जमाली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब बाल हो रहे थे बार बार ख़राब, तो शीशा मंगा लिया है कि यहीं पे इनको सेट कर ले जाएगा, लेकिन शीशा इतना खूबसूरत है कि मुझे छोड़ें, आप शीशा देखें। तो ये शीशा जो है ना उस पर मेटल आर्ट हुआ हुआ है, मेटल आर्ट है ना, और क्या क्या हुआ हुआ है, बीड्स भी लगी हुई हैं, बहुत खूबसूरत है। जो रिवायती फिल्मों में नहीं देखते ट्रेडिशनल चीज़ें, वो इस वक्त आज हम सेट पर नज़र आ रही हैं। सजावट का सारा सामान है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अलग और यूनिक है। और ये लग रहा है बहुत हैवी है, लेकिन ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये कुछ इस तरह से है। तो खाली यही नहीं है, और भी बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर सेट पर नज़र आ रही हैं, और हम मज़ीद भी दिखाएँगे। तो ये किस तरह से तैयार होती हैं, कहाँ मिलेंगी, और जो है इनमें क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों के इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ सैयदा सुमाना मौजूद हैं जो कि ये सारा काम कर रही हैं, बनवा रही हैं, बना रही हैं। क्या डिटेल्स हैं ये सुमाना खुद बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम सुमाना, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेलकम। तो सुमाना, ये बड़ा अच्छा और ना कदीम काम है। एक वक्त में तो बहुत जो है ना वो हैवी मेटल्स पे ये इस तरह से कार्व होता था क्या, लेकिन इसका वज़न नहीं है। अभी चीज़ें भी हमने उठाई, क्या है, बॉक्स है जी, इसको देख सकते हैं अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नेवला तो नहीं मार इसमें क्या रख सकते हैं सुमाना? इसमें आप वाओ, कोई कितना भी प्यारा चीज़ें लग रहा है, रख देखें सकते हैं। अंदर से भी। और इसके ऊपर ये दिखाएं ज़रा सामने से। हाँ, ये एक देखें आप। मिस्टिक वाओ। थीम बॉक्स है, सूफीज़म के ऊपर हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, मिस्टिसिज्म के ऊपर। इसको क्या क्या चीज़ें इसमें रखें, क्या डिज़ाइन? इट्स अप टू यू, आप अपनी कोई भी यूज़ की चीज़ इसमें रख सकते हैं। और मोस्टली चूँकि ये आर्ट एंथुसियास्ट के लिए होते हैं, तो कोई भी अपना वो आर्ट वर्क या कुछ भी इसके अंदर अपना सेव कर सकते हैं। थीम बेस काम कर रहे हैं इन पर। थीम आप बता रही ना? जी, ये बना हुआ है मिस्टिक जो वर्लिंग दरवेश है, इसके ऊपर ये बेसिकली थीम बॉक्स है। हम लोग मेटल ब्लिंग के नाम से आपको मिलेंगे। मेटल ब्लिंग इज़ द नेम ऑफ माय बिज़नेस। और इसमें आपको जितना भी ये काम नज़र आ रहा है, ये सब हैंड क्राफ्टेड है, सारा हाथ से बना हुआ है, नो मशीन इज़ यूज्ड। और इसके अंदर जो इसकी बेसिक थीम है वो ये कि ये मैंने डिपिक्ट किया हुआ है इस्लामिक आर्ट की हिस्ट्री से। जितने भी डिज़ाइंस हैं, जितनी भी आपको आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, वाली चीज़, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, इस्लामिक सिविलाइजेशंस, उसके अंदर जो आर्ट वर्क हो रहा था मेटल का, ये वहाँ से डिपिक्टेड डिज़ाइंस हैं। ये क्या है, ये मेटल पे ही बनाए, ये कोई और फॉर्म है? क्योंकि ये बिल्कुल, ये देखें, मैं इतना बड़ा बॉक्स उठा रही हूँ तो ये बिल्कुल वेटलेस है, इतना भारी नहीं है जितना देख के शायद लोगों को लग रहा होगा कि यार तो ये क्या है, मेटल पे ही हो रहा है या कोई और फॉइल है, कोई और चीज़ है? एक्चुअली ऐसा है कि अगर हम लोग प्योर मेटल यूज़ करें तो चीज़ें बहुत हैवी हो जाती हैं, और आपके लिए यूज़र फ्रेंडली चीज़ बनाना, अपनी प्रोडक्ट को अच्छा अपने कस्टमर्स के हवाले से देख के क्रिएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसमें ये किया था कि मैंने कॉपर टिन शीट्स यूज़ की हुई हैं इसमें, और इसका जो इनसाइड है दैट इज़ वुड, जो लाइट वेटेड वुड है, MDF है, ये हम लोग यूज़ करें। लेकिन ये कि जब हम इसे बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये फिर आपके पास ना लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसकी मज़े की बात ये कि इसका कलर चेंज नहीं होता, काला तो नहीं पड़ जाता। वही, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये एलॉय है मेटल। कराची में ना हर चीज़ काली हो जाती है, लाइक आप ये मेटल ये भी खरीद लेंगे ना, ये क्या होते हैं, जैसे हमारे पास प्रॉप्स रखे हैं, शो पीस वगैरह भी अगर हम घर में लेते हैं तो सब काले हो जाते हैं। जी नहीं, लेकिन इसका ये एक प्लस पॉइंट ये है कि ये ऑक्सीडेशन के जो प्रोसेस है उससे महफूज है, ना तो इस पे रस्ट लगता है, ना इसका कलर चेंज होता है। ये आप कई सालों तक इसी तरह रख सकते हैं। आपने भी इस्लामिक आर्ट की बात की, तो ये भी बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है ना। ये प्रॉप्स के तौर पे बनाया आपने, कहाँ कहाँ लोग यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से जाना वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बताएं। देखिए, जैसे हम लोगों ने डाइनिंग एसेसरीज़ के ऊपर काम किया, तो डाइनिंग एसेसरीज़ में हमने लैंटर्न्स को इंट्रोड्यूस कराया था कि आप अगर कोई आपका फीस्ट है, कोई ओकेजन है, आपने अपनी जो है वो दावत की है और मेहमानों को मदऊ किया है, तो उसके लिए हम एक अच्छा एलिगेंट सा एम्बियंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये हम लोग जो है वो इस तरह से क्रिएट करे थे कि वहाँ पे लोग इसको डिस्प्ले करें अपने दावत के ऊपर, टेबल्स के साइड पे, तो ये बहुत एलिगेंट लगता है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। और ये बीच में एक हमें ये ट्रे सा कुछ नज़र आ रही है, ये क्या है? ये ऑटोमन ट्रे है, इट इज़ डेटेड बैक टू ऑटोमन एरा, और पुराने जो ऑटोमन रूलर्स थे, किंग्स थे, वो इसके ऊपर खाना खाया करते थे। अब दिखाएं इसको, ये अब समझ आएगी क्या है। नहीं ये नहीं, ये कमर पर ये जो आप दिखा रहे थे,
दिखाएं उसको, क्योंकि हम बात ज़मीन कर पे रहे हैं। बैठ के खाना खाते थे तो इसके ऊपर उनको सर्व किया जाता था, तो मैंने वहाँ से डिज़ाइन जो है ये डिपिक्ट किया। वेरी, और उसमें आप मतलब डिफरेंट ड्रिंक्स रख सकते हैं एनीथिंग, कुछ भी रख सकते डाइनिंग हैं, क्योंकि टेबल ये पर भी ग्लास अगर आपने टॉप है, अंदर ग्लास लगा दिए हमने इसके, तो आप इस पे खाना आराम से सर्व कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। वेरी नाइस। तो आप ये खुद बना रही हैं, बनवा रही हैं, और ये क्या है जो मेरे हाथ में, क्या है ये इसमें? डाइनिंग टेबल मैट है। ओह, आप आप खराब इस- नहीं होगा इस पर खाना खाएंगे तो? नहीं, ये ख़राब नहीं होगा। अगर कोई चीज़ इस पे लग जाती है तो आप हल्के गीले कपड़े से साफ़ कर दें तो ये साफ़ हो जाएगा। अच्छा, सिल्वर सिल्वर ये वो गंदा संदा? नहीं नहीं नहीं, इसको हमने कोट किया हुआ है, ओके, वेरी ये ख़राब नहीं होता। ज़बरदस्त, यूनिक यूनिक चीज़ें। तो ये आप खुद बनाती हैं, बनवाती हैं, क्या करती हैं, किस तरह से जाना वो नज़र आता है ये? अच्छा, इसका ये है कि स्टार्ट में तो ये सारा काम मैं खुद बना रही थी, बिकॉज जब मैंने यूनिवर्सिटी से पास आउट किया तो मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में पैशनेट क्या थी। पढ़ा आपने, कि आर्ट्स मैंने मास्टर्स किया इस्लामिक आर्ट में और फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी से, और आई एम द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ माय यूनिवर्सिटी एज ओह वेल। वाओ, ज़बरदस्त। तो उसके बाद से फिर मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी काम किया। बेसिकली माय रिसर्च वर्क वाज ऑन कैलीग्राफी, लेकिन ये जो है इस्लामिक आर्ट मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था, तो मैंने इसी को कंटिन्यू किया। पहले तो मैं वैसे बनाती रही, चीज़ें खुद से क्रिएट करती रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया। और स्पेशली जहाँ पे भी मैं जाती थी, जिस शहर में भी गई, मेरे साथ काफ़ी फ़ीमेल्स थी जिनको मैंने ये सिखाया, मतलब इस तरह के वो अपने लिए कुछ कमा सकें, कुछ अर्न कर सकें। तो वो आहिस्ता आहिस्ता काम इस तरह से बढ़ता चला गया। अभी जैसे मेरी टीम है पूरी, मतलब इट्स अ रजिस्टर्ड बिजनेस, और इसको फिर मैंने, चूँकि बिज़नेस फिर मुझे करना था, तो मैंने बिज़नेस को भी पढ़ा। अभी रिसेंटली आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, एंटरप्रेन्योरशिप मैंने वहाँ से पढ़ा है। वेरी इम्प्रेसिव। और अब मेरा जो बिज़नेस है उसको मैंने पूरा बिल्ड किया, उसको हर डायमेंशन से देख के। Very तो अभी आपके सामने हैं, वी आर वर्किंग ऑन एक्सपोर्ट एज वेल। हम लोग बाहर मुल्कों में भी भेज रहे हैं, पाकिस्तान में भी सेल कर रहे हैं। और चूँकि ये बिल्कुल यूनिक आर्ट है, बिल्कुल यूनिक ऐसे और ही। डिफरेंट एसेसरीज मैंने बनाई हैं। बेसिक मीडियम क्या है, ऑनलाइन ही कर रही हैं, लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम पेज से, किसी वेबसाइट के थ्रू? क्योंकि अमेज़ॉन वगैरह पे भी लोग अपना जो है इस तरह की चीज़ें मैं देखती हूँ कि बहुत पॉपुलर हैं। शॉपिफाई वगैरह पे स्टोर्स, इस तरह के यूनिक चीज़ों को लोग बाहर बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो कहाँ आपका मीडियम क्या है? मैं पहले तो मैंने ऑनलाइन ही स्टार्ट किया इसको, बिकॉज़ हमें यही रिकमेंड किया जाता है कि आप अगर ऑनलाइन बिज़नेस करें तो एंटरप्रेन्योरशिप्स के हवाले से मेरा यही था कि मैं इसको ऑनलाइन रखूं। मेटल बैंक के नाम से मैंने फ़ेसबुक से स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ रियली पॉपुलर, और काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। वहाँ से हमारी अच्छी सेलिंग वगैरह होती रही, अभी भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंस्टा पे स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद यूट्यूब पे आ गए, फिर टिकटॉक पे आ गए। मतलब आपको सारे सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आपको मेटल ब्लैंक मिलेगा। वेरी नाइस। ये जो ये बैग बनाया है, टिश्यू बॉक्स है, क्या क्या रखा हुआ है? ये हैंड बैग छोटे-छोटे? है, ये हैंड बैग है, और चेस्ट बॉक्सेस हैं, आप ज्वेलरी बॉक्सेस कह सकते हैं, स्मॉल ट्रेज हैं, स्मॉल ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। यहाँ पे थोड़ा काम है, हम लोग फर्नीचर पे भी काम कर रहे हैं, वॉल टू वॉल पैनल्स भी क्रिएट करें। ओह वाह। हमारा बेसिकली वर्क जो है वो अब हम चैनल्स के साथ भी कर रहे हैं, टीवी सेट्स जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रॉप्स भी दे रहे हैं शोज़ के लिए। वेरी नाइस। तो यहाँ शो के लिए आप प्रॉप जो है ना डिज़ाइन और असाइन करके जाइएगा फिर। ज़रूर। अच्छा, ये बताएं, क्या कहते हैं, ये जो बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं और इतनी खूबसूरत बनी है, और हैंड क्राफ्टेड चीज़ों के ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वक्त जैसे वो बॉक्स रखा हुआ है, तो उसके क्या प्राइस होंगे आपके पास? अभी जैसे ये साइज़ है ना हमारा, तो ये हमारा 30,000 के करीब है। ठीक है, 25 से 30,000। सही। और जो ट्रेज वगैरह हैं, या जो आपने बताया कि लैंटर्न्स के आपने बॉक्सेस बनाए हैं, इनकी क्या प्राइसेस होंगे? अब जैसे साइज़ के हिसाब से है, अब जैसे ये हमारा हैंड बैग है, इट इज़ फॉर 7,500। ठीक। स्मॉलर वन इज़ फॉर 5,000। मतलब साइज़ के हिसाब से हमारा जो है वो सारा, और इट इज़ वेरी मच रीज़नेबल, क्योंकि हैंड क्राफ्टेड चीज़ जो है जी, वो उसकी कोई प्राइस नहीं होती, वो प्राइसलेस होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक ये बड़ी मज़ेदार, मेरी आती नज़र इसी पे पड़ी थी, पेंटिंग नज़र आ रही है, और इसमें भी आपने मेटल वर्क भी किया है, और रेजन आर्ट भी नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशंस हैं। ये किस तरह से बनाया है, क्या क्या है इसमें? इसमें मैं एक्चुअली वही बॉर्न आर्टिस्ट वाली बात है, तो आर्ट की सारी फॉर्म्स मैं कर चुकी हूँ, सबसे वाकिफ़ हूँ।
तो मैं कुछ फ्यूजन्स करती रहती हूँ, चीज़ों को मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ, आर्ट वर्क्स को। तो मेरे पास जो जब मैं ये मेटल आर्ट करी थी तो मेरे जहन में ये आइडिया है अच्छा, कि मैं ये इनको ज़रूर इसके आपस बारे में में मज़ीद innovation बताइएगा। मैं जी। थोड़ा सा ब्रेक लेकर आती हूँ, जी, फिर हम जी। इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम बच्चों को देख रहे होते हैं। अभी हम बात करते हैं कि बच्चों की तरबियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। बच्चों के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि हम जानते बूझते या गैर दानिस्ता तौर पर भी बहुत सारे हमारे एक्शंस, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि बच्चों के अंदर ट्रॉमास को बिल्ड कर देती हैं। अब जैसे वो बातें क्या हैं, हम अपनी एक आम प्रैक्टिस, एक जनरल प्रैक्टिस देख रहे होते हैं कि हम बहुत अरसे से, पुरानी माओं से लेकर आज तक भी हम ये रिवायत चलती हुई देख रहे हैं कि एक तो अल्लाह बाबा से डरा देते हैं कि अल्लाह बाबा आ जाएगा, या डार्क रूम से डरा रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, अगर ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, या मैं आपको, जैसे अगर आपने गलत काम किया तो मैं आपको जला दूंगी, या आपको जो है ना घर से बाहर निकाल दूंगी, या मम्मा बहुत दूर चली जाएंगी, बाबा बहुत दूर चले जाएंगे। तो बच्चों से जब हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो बच्चों के दिमाग के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आता है, आज हम उस हवाले से बात करेंगे। जिनों भूतों से डराया जाता है, घर के किसी जो है ना वो एक फैमिली के एक फ़र्द से जो है ना उसको इसलिए डराया जाता है कि जी ये काबू में रहेगा, और ये जो ना उसके जब इस तरह का इशारा करेंगे, या कोई एक साउंड प्रॉपर्ली इस तरह की प्रोड्यूस की जाती है, कोई ख़ास खिलौना होता है जिससे हम उसके अंदर डर पैदा कर देते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ये बच्चा कंट्रोल में रहेगा, उसका नाम लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो ये जो सीधा करने की टैक्टिक्स हैं, क्या वाकई काम करती हैं या हम अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे होते हैं? किस तरह से हमें इन चीज़ों को जारी रखना है, रोकना है, कैसे कंट्रोल करना है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, वेलकम करते हैं उनको शो में। सबसे पहले मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इमरान जुफा साहब, वेलकम करते हैं उनको शो में। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ मेरे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं मरियम मोतीवाला, वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमरान भाई, आपने सुना ही, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, जानते हुए भी और ना जानते हुए भी। इसका इम्पैक्ट सिंपली बच्चों के दिमाग पर क्या आता है? ये वक्ती होता है, और जब बड़े होते हैं तो कहते हैं ना भूल जाएगा, कौन डरेगा फिर बड़े होकर अल्लाह बाबा से, या जो ना भूत से, या अंधेरे कमरे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात समझने के लिए ज़रूरत है माओं को कि बच्चा जब माँ के पेट में 4 महीने का होता है और फरिश्ता आता है, रूह फूंकता है, तो उसकी हार्ड डिस्क बनती है, यानी डेटा रजिस्टर होना शुरू होता है। उसकी समात, उसकी बसारत, उसका सेंस ऑफ टच, उसका जायका, उसकी स्मेल, चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी होती है। अब सारा डेटा जो है वो ऐसे ही है जैसे आपके सामने ये वाइट पेपर है, आप जो इस पे लिखते चले जाएंगे वो एज इट इज़ लिखता चला जाएगा। क्योंकि शऊर की कोई कैफियत नहीं है तो इसलिए कोई फ़िल्टर नहीं है, एज इट इज़ जैसा आएगा वैसे का वैसा रजिस्टर हो जाएगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जहन को असल और नकल का नहीं पता। अगर आप एक जज्बाती फिल्म देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं, आप कॉमेडी देखते हैं हंसना शुरू हो जाते हैं, हॉरर देखते हैं तो डरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसको असल और नकल का नहीं पता। इसके सामने अगर एक भूखे के आगे एक जो है वो तस्वीर रखी जाए बिरयानी की तो उसकी ज़ुबान में पानी आ जाएगा, जबकि ये तस्वीर है। ऐसा ही है ना, हमारे साथ अक्सर रेस्टोरेंट में होता है, जब मेन्यू देखते देखते भूख जो है वो बढ़नी शुरू होती है, हालांकि वो एक तस्वीर है। तो असल और नकल का इसको नहीं पता, इसको स्टिमुलस मिलता है, ये रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जितनी जो आपने बताई कि ये तरबियत के नाम पे इन बच्चे को काबू करने के लिए ये जितनी चीज़ें की जाती हैं, इसका डेटा हमेशा वहाँ रहता है। अच्छा, ये कभी डेटा नहीं जाता, ये जहन में रखेगा वो डेटा नहीं जाएगा। अच्छा, कभी कभार तो ये शुरू में ही वाजे हो जाएगा इसके नुकसानात, बच्चे का जो डराना, बेवकूफ़ों की तरह डराना, और कभी ये होता है कि ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में ट्रिगर हो जाता है। अच्छा, हमारे पास ऐसे केस मौजूद है। एक बच्ची जो है वो आई थी, तकरीबन 29 साल की थी, उसकी शादी होने वाली थी और रोशनी से डरती थी। रोशनी से डरती थी। तो अब जो है वो, यानी वो लाइट खोल के जो है वो सोती थी, लाइट खोल के सोती थी। रोशनी से डरने का मतलब ये है कि वो जो लाइट अगर बंद करेंगे तो वो नहीं सोएगी। अच्छा, अब उसको ये याद नहीं कि ये डर कहाँ से जो है ये ट्रिगर हुआ था। फिर हम अपनी एक टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपनी साइकोथेरेपी के अंदर और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में, एज रिग्रेशन के ऊपर, यानी हम रिग्रेस करते हैं और डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। वहाँ से ये पता लगा कि बच्ची 7 से 9 साल के बीच में थी और छत पे खेलती थी, और हमें पता है कि हमारे यहाँ ये होता है कि जी मगरिब से पहले नीचे आ जाओ, जॉइंट फैमिली थी, कज़न बच्चे बच्चियाँ खेलते होंगे। तो खाला ने और उन्होंने एक प्लान ये किया कि छत के ऊपर जो कमरा है
उसके अंदर बंद करके काला बुर्का पहन के बैठ जाएंगे Oh my और God. जब ये जैसे ही अंदर आएगी और हम उसको डराएंगे और फिर ये छत पे नहीं जाएगी। अच्छा ऐसे ही हुआ, उस बच्ची ने डर के मारे छत पे जाना छोड़ दिया। उस बच्ची को नहीं पता था कि जब वो 26-27 साल की हुई तो अचानक उसको एक दिन रात को चीख मार के जो है वो उठी और उसके बाद से वो लाइट बंद नहीं करने देती जब रात को सोती थी। अब ज़ाहिर उसकी शादी हो रही थी तो ये एक बहुत बड़ा टैबू बन जाता है कि जी अगर वो लाइट बंद करती तो वो चीखती भी, कहते हैं नफ्सियाती है, हमें पहले नहीं बताया। तो आप ये देखिए कि आपको एक बात जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरह आपके फ़ोन में आपने जब भी ख़रीदा होगा उसमें कुछ फ़ोन नंबर सेव किया होगा, वो आपके फ़ोन में मौजूद रहेगा, वो डेटा फ़ोन में मौजूद रहेगा। वो कहानियों की सूरत में भी होता है, बहुत सारे खौफ तो कहानियों की सूरत में माएँ दादियाँ इंस्टॉल करती हैं। कार्टून से आता है, ड्रामों से आता है, आवाज़ों से आता है, इन्वायरमेंट से आता है, लेकिन ये जो डराने का खौफ होता है ये किसी भी सूरत इंसान की शख्सियत के लिए बेहतर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है मरियम। तो ये हम सबकी कॉमन प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है, वो जो टॉय वाली बात की थी हम सब ने भी किया ये मेरे बड़े वाले बेटे के साथ। लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि ये जो हम मस्ती मजाक में, वो भी बुर्का पहन के जो बैठी वो मस्ती थी ना कि हाँ यार मस्ती में करेंगे, लेकिन छोटा बच्चे के लिए वो मस्ती जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो हजम नहीं कर पाता है उसको। देन अब हमने वो ना फिर खुद रियलाइज़ करके उसको छोड़ा हुआ, एक उसका ऊँट वाला टॉय था उसको डरा दिया था, कर देगा चुप करके बैठ जाओ वरना ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम सब कर रहे होते हैं और हमें इसको ना ये कोई वो नहीं है कि हम इसको समझ के आज भी अगर समझ लें तो कल से करना बंद करें। अभी भी जिन बच्चों के साथ हो गया है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हो सकता है, इससे रामन ने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों होता है, क्या क्या कर रहे होते हैं। लेकिन अब यही वाली 29 ईयर्स में जाके जब शादी हो रही है तो हम उसको जो है वो हील करने की बात करें। तो मरियम व्हाट आर द मेथड्स, और अब माओ को या बच्चों को किस तरह से समझना होगा और क्या करना होगा? देखिए सबसे पहले बिल्कुल यही बात है कि जो एक इंसिडेंट हो जाता है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है एंड वो लेटर इन लाइफ निकलता है। हाँ, अगर बच्चा उसी छोटी उम्र में ही वो सारे एग्जिबिट कर रहा है तो वो हम फिर भी उस चीज़ को कैच कर सकते हैं और उस पर एजुकेट कर सकते हैं कि अगर बच्चा जो है वो रात को चीख के सो रहा है या रो रहा है, रात में अचानक से उठ के चीख रहा है, रो रहा है, उसकी एपेटाइट कम हो गई है, वो स्कूल में सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये कुछ साइंस होते हैं जो पेरेंट्स जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब माँ बाप को पता चल चुका है कि हाँ ये प्रॉब्लम है और फिर जो है वो थेरेपी में इनको लेके आते हैं, तो सबसे पहले तो यही भाई आपका ये जो तरीका है डिसिप्लिन करने का उसको आप बदलें। तो पहले पेरेंट्स को एजुकेट किया जाता है, उनको एक प्रॉपर तरीका सिखाया जाता है कि भाई ये डिसिप्लिन का तरीका, ऐसा नहीं है कि आप बुर्का पहन के डरा रहे हैं या कमरे में बंद करके डरा रहे हैं या किसी इंसान से डरा रहे हैं, क्योंकि अक्सर फैमिली में होता है कि कोई एक शख्स होता है उसे डराया जाता ही है। फिर मेथड इस तरह यूज़ करते हैं कि बच्चों के साथ हम मोस्टली क्योंकि प्ले थेरेपी कर सकते हैं, आर्ट थेरेपी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो उसी सिचुएशंस में सीखेंगे। हम उनको बैठ के काउंसल नहीं कर सकते हैं जिस तरह हम एडल्ट्स को करते हैं कि उनके साथ हम कॉग्निटिवली करें, तो बच्चों के साथ हम प्ले थेरेपी एंड आर्ट थेरेपी के थ्रू करते हैं। तो हम पहले थेरेपीज एंड एक्सप्रेशंस फॉर चिल्ड्रन, तो हम पहले उनसे बैठ के ओके आप अपने फियर्स को हमें ड्रॉ करके दिखाएं। जब वो अपने फियर्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम स्टोरी टेलिंग्स करते हैं, हम कैसे उनके माइंड को स्लोली चेंज करेंगे। हम स्टोरी टेलिंग हो गई, सोशल स्किल्स थ्योरीज हो गई, हमने रोल प्लेस कर लिए, हमने छोटे छोटे फिगर्स लेके आए, फिर हमने उस हिसाब से बच्चे के आहिस्ता माइंड सेट को चेंज करा। हाँ, ये नहीं है कि बच्चा आज आए और कल उस फियर से निकल जाएगा, बहुत टाइम लगता है। कुछ बच्चे होते हैं जो एक हफ्ते में भी निकल जाते हैं, कुछ लोगों को साल लग जाते हैं निकलते। लेकिन जब हम प्ले थेरेपी, आर्ट थेरेपी के थ्रू एंड फैमिली काउंसलिंग के साथ साथ जब हम बैठ के करते हैं, तब हम इन चीज़ को जो है हम बेहतर कर सकते हैं बच्चे के इसमें। इमरान भाई, अब ये तो वो वाली बात हुई जो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। अब हर बंदे का एक्सेस भी नहीं है कि वो जो ना वो बच्चे को, हमारी तो ना हर छोटी बात पे तुम लोग डॉक्टर के पास जाओ, तो अगर और फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, उफ बच्चे को तो तुम लोगों ने पागल कर दी। तो ये और ठीक भी है क्योंकि हमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमने उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं की हैं या ख़ुद इस प्रोसेस में हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं हमारे माशरे में और हमारे फैमिली सिस्टम में भी। तो इमरान भाई, जो लोग स्पेशल एडवाइस नहीं ले सकते, फौरी तौर पर अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते और किसी को पता भी चल जाए कि ऐसा है, तो क्या करना होगा घर वालों को, माओं को, किन लोगों का इसमें रोल होता है उस बच्चे को बेहतर करने के लिए? देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता तो क्या मैं खुद डॉक्टर बन जाऊं? ये हल नहीं है ना। मेरा पेट ख़राब है, उल्टियाँ हो रही है, मोशन हो रहे हैं, लेकिन मैं ज़ाहिर है मुझे घर में ले जाने नहीं दे रहे या मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो बताइए मैं घर पे क्या करूं? ये टोटकों से तो मज़ीद परेशानी होगी ना। आपके फ़ोन के अंदर वायरस आ गया, ठीक है, आप जाते हैं ना फ़ोन लेके,
आप फ़ोन वाले के पास जाते हैं ना, आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया, आपके कंप्यूटर के अंदर मेलवेयर आ गया, आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है, आपका फ़ोन हैंग हो रहा है, आप जाते हैं ना। अगर आप कहें यार मुझे बताएं मैं खुद से कुछ करने की कोशिश करूं, आपका टीवी ख़राब हो गया, आप क्या कहेंगे खुद से कुछ करने की कोशिश करूं। आप ये बताएं कि यार ये हमारे यहाँ क्योंकि लोग बुरा समझते हैं तो इसलिए मुझे जाना नहीं चाहिए। ये तो बता, मैं आपको बताऊँ एक दिन ज़रूर जाएंगे, एक दिन ज़रूर जाएंगे और बहुत देर हो जाएगी जब जाएंगे, रोते हुए जाएंगे, हाथों में लेके जाएंगे, जिन बाबों भूतों के साथ बेवकूफ़ बन के अपनी इज्जत असमत इफ़्फ़त लुटा के फिर वापस हमारे पास आएंगे ज़रूर, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम तो बहुत सॉल्व नहीं होगा। 29 साल की उम्र में जब आप जाएंगे तो प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ पहुंची भी होगी। हम यहाँ पे इससे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन कोई ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है बच्चों को डराने के लिए, बच्चों को खौफ में मुब्तला करने के लिए, बच्चों को सुलाने के लिए, बच्चा पढ़ने बैठ जाए, बच्चे को सबक याद हो जाए, बच्चा खाना खा ले। इन सारे डेली कोर्स, डेली टास्क को करने के लिए हमने कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया हुआ है। कोई म्यूज़िक ढूंढा हुआ है, कोई अल्लाह बाबा रखा हुआ है, किसी जिन भूत से डराया हुआ है, कमरे में स्टोर से जाना वो एक कोना बनाया हुआ है, किसी ने डार्क रूम, किसी ने बुर्का पहना हुआ है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो बच्चों की शख्सियत को यकीनन बहुत मुतासर करते हैं। लेकिन इमरान भाई बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है देखकर कि हमारे अपने प्यारे, अपने सगे माएँ ये सब कुछ कर रही हैं, बाप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इमरान भाई ये जिन, बाबे, भूत, म्यूज़िक, हॉरर साउंड्स के नाम से इतना कुछ अवेलेबल है जिसे सुन के बड़ा डर जाए। बेटा आपने ये किरदार इसमें मिस कर दिया, जो मेरी बहनें और बेटियां अल्लाह बाबा अपने वाला। शौहर को एक जालिम रोल के अंदर पेश करती हैं सारा दिन बना बना के। बाप आ जाए। तुम्हारा बाप आने वाला है, उसका मुंह सूजा हुआ है, इधर उधर हो जाओ। अच्छा बच्चा अगर बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वो सामने नहीं आएगा, उसको अगर ज़रा से लेट हो गया तो इधर उधर से कहीं घुसने की कोशिश करेगा, खाने के ऊपर जो है वो नहीं आएगा क्योंकि बाप की एक ऐसी, मतलब आपने उसको डरा डरा के उसके बाप से दूर कर दिया। यही काम हमने अल्लाह के साथ भी किया है। मेरे सामने जब क्लिनिक्स के अंदर वो मुसलमान आता है जो मरने से डरता है, जो अल्लाह के पास जाने से डरता है, जब हम उसकी रिग्रेस करते हैं, जब हम उसकी रूट कॉज निकालते हैं, तो ये वही अल्लाह की तारुफ़ है जो हमारे साथ पेश हुआ है। हमने अल्लाह से, अपने खालिक से अपना क्या तारुफ़ पेश किया, फिर उसको ज़बरदस्ती कहते 5 वक्त नमाज के लिए जाओ। उससे कैसे जाए जिसको आपको पता है कि आपने उससे डरा रखा है, उसको बस कैसे जाए जिसको आपने, अच्छा एक छोटे बच्चे को क्या पता अल्लाह बाबा क्या चीज़ होती है, ऐसे ही है ना। तो वो अल्लाह बाबा उसने एक देख लिया अल्लाह बाबा कोई चीज़ होती है। फिर क्या होता है कि गली के अंदर कोई एक इंतहाई खौफनाक किस्म के हुलिये का कोई बुढ़ा बाबा नज़र आता है, मांगता हुआ कुछ करता हुआ, कहते हैं ये अल्लाह बाबा। अब रिलेट करेगा ना, यार इतना खौफनाक ये बाबा, इसके पास कौन जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि हमें बगैर हमें समझे हुए हमने अपने आप को अपने खालिक से दूर कर दिया, और यही माएँ जो है वो कर रही हैं। फिर दूसरी तरफ वो वाली बेवकूफ़ियाँ हैं जो आपने फरमाई हैं कि जिसके अंदर आपको पता है शौक़ है। हमारा एक बुनियादी 2 डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इंसान को अल्लाह ताला 2 डर दे के भेजता है, एक बुलंद आवाज़ का खौफ और एक गिरने का खौफ। बुलंद आवाज़ से हमारे हवास जो है वो मुअत्तल किए जाते हैं ताकि हमारा सिस्टम ख़राब ना हो जाए, हमारी बिनाई ना चली जाए, हमारी समात नहीं चली जाए। और हम माएँ क्या कर रही है कि उस बुलंद आवाज़ को ख़ुद सुनवा रही हैं। यानी वो आप सोचिए कि उसको ओवरराइड करने के लिए खौफनाक आवाज़ें खुद सुनवा रहे हैं ताकि बच्चा खौफ से, डर से जो है वो सहम कर ये जो है वो लेट जाए। दूध पिलाते हुए, चीज़ें खिलाते हुए उसको डरा रही हैं। आपको पता है कि जब आप स्ट्रेस में कोई चीज़ देंगे तो वो प्रोसेस नहीं करेगी, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, उसकी इम्यूनिटी मुतासिर होगी। मेजॉरिटी बच्चों के पेट ख़राब होते हैं। उसका रीज़न ही सिर्फ यही है कि आपने उनको जो ज़बरदस्ती खौफ दिला के आपने पिलाया, या डिस्ट्रैक्ट करके, या आपने डिस्ट्रैक्ट करके उसको जो पिलाया, वीडियो को दिखा के, कोई चीज़ दिखा के, वो हज़म नहीं होता। और उस ना हज़म होने की वजह से उसका पेट ख़राब होता है, उसकी इम्यूनिटी मुतासिर होती है, वो दवाइयों के ऊपर होता है, वो एंटीबायोटिक पी रहा होता है। महीनों के बच्चे एंटीबायोटिक के ऊपर जो है वो चले जाते हैं, और माँ ये समझ रही है कि जी मैं इसको कैसे काबू करूँ। अब क्या करें, माएँ भी तो 3-3, 4-4 बच्चे घर में घूम रहे हैं। सुबह से लेकर जो नाश्ते बनाने का सिलसिला शुरू हो रहा है तो रात तक उनकी ड्यूटी ख़त्म नहीं हो रही। घर के सारे कोर्स भी देखने, छोटे से लेकर बड़े बच्चे को भी संभालना है, घर वालों को भी संभालना है, शौहर को भी देखना है। इन सारी चीज़ों में जो है ना क्या हो रहा होता है, सबसे ज़्यादा फिर आपके बच्चे ही नेगलेक्ट हो जाते हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसा नज़र आ रहा होता है हम लोगों को देखकर। तो ये मरियम कैसे होगा फिर? और ये जो सारे डराने धमकाने चीज़ें, सुलाने पिलाने खिलाने से रिलेटेड जो काम होते हैं, जल्दी बच्चे को करवाएं ताकि कुछ थोड़ा खुद भी सुकून है और बच्चे का भी एक काम मुकम्मल हो, ताकि हम अगले काम की तरफ जाएं। मरियम, तो ये हमारी एक सोशल जो है ना ये प्रैक्टिस बन चुकी है इस वक्त। तो अब इसमें क्या करें? माओ का भी जो है ना अगर देखा जाए तो वाकई वो इतने बिजी स्केड्यूल्स होते हैं
कि वो कैसे करें सब कुछ? बिल्कुल, देखिए यहाँ जितनी भी सारे प्रैक्टिसेस होते हैं वो मदर्स या पेरेंट्स की फ्रस्ट्रेशंस का ही आउटकम होता ही है कि अब देखिए, अब ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी में इतनी फ्रस्ट्रेशन, हर चीज़ के, घर को देखना है, मैनेज करना है, शौहर को देखना है, बच्चे देखना है, अगर जॉइंट फैमिली है तो उन सारी चीज़ों को लेके चलना है, तो वहाँ पर बच्चे के ऊपर सारा वो निकलता है। लेकिन अब माओं को इतना थोड़ा शऊर होना चाहिए कि भाई अगर मेरे ऊपर ये इतनी जिम्मेदारियाँ हैं तो मैं अपने बच्चे के ऊपर इस चीज़ को ना डालूँ, क्योंकि ये आने वाली नस्ल है। मैं नहीं चाहती कि जो फ्रस्ट्रेशंस या जो एंग्जाइटी लेवल पे मैं रह रही हूँ मेरा बच्चा भी आगे जाके उसे डबल में रहे। तो बहुत ज़रूरी, आई थिंक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है। अगर जहाँ आपको माओं को लग रहा है कि ओके मैं अब इस पॉइंट से आगे जा रही हूँ तो मैं वहीं अपने आप को कैच करूँ और फिर मैं अपने आप को प्रोसेस करूँ ताकि मेरे बच्चे के ऊपर ना जाए। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि फैमिली सिस्टम्स टुगेदर आए, या मे बी कोई स्पाउस जो है वो इतना अंडरस्टैंडिंग हो कि उस माँ को एटलीस्ट हेल्प की तरफ लेके चला जाए। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब वो माएँ जब हेल्प की तरफ आती हैं तो उनको उनकी सराउंडिंग्स के हिसाब से भी उनको सिखाया जाता है और उनको अपने बच्चों को किस तरह इस सारी फ्रस्ट्रेशन सिचुएशंस के लेके चलना होता है तो वो भी सिखाया जाता है। तो आई थिंक यहाँ बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है कि भाई अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर आप ज़रूर काम करें। और हमें पता है कि एक बच्चा वो एक चीज़ कर रहा है, आप उसको मना करें, वो एक पॉइंट पे आके करता रहेगा। तो अब उसकी फिर क्या होती है, माँ आके फ्रस्ट्रेट होकर उसको बर्स्ट आउट करती है। उसी तरह जब माँ अगर सेल्फ है, वो अपने आप को देख रही कि मैं ओवरबर्डन हो रही हूँ तो मैं अपने आप को उस तरफ कैच कर लूँ और फिर मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल करूँ ताकि मेरे बच्चे के ऊपर वो सारा डंप ना हो। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि अपने सेल्फ के ऊपर किस तरह काम किया जाए। बच्चे इतने तेज़ हैं आजकल के दौर के, ये मोबाइल और ये सब चीज़ों देख के बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, बहुत तेज़ हो गए हैं, बहुत ढीठ भी हो गए हैं। जब तक चिल्ला घर में ना हो, माँ की आवाज़ ज़ोर से ना आए, पूरा जो है ना घरौंदा बोलता रहे, लेकिन जब माँ चीखती है ना तो फिर वो इंसान के बच्चे बन के बैठ भी जाते हैं। तो अब वही वाली बात है कि आपने कोई ना कोई चीज़ उनके लिए एक ना एक ऐसी रखी होती है कि किसी तरह से इसको कंट्रोल करना है। तो इमरान भाई, ये कंट्रोल कैसे करना है और इसकी हैबिट कैसे बच्चों में डालनी है कि बगैर डराए धमकाए भी जना माँ की। पहले तो हम अम्माओं के एक इशारों पे चलते थे, अगर अम्मा ने घूर के भी देख लिया तो बस बैठ जाओ अब, ठीक है। अब्बा के चीखने की घर में ज़रूरत नहीं होती थी, अब्बा की आए हैं, अब्बा ने अगर कह दिया कि ये नहीं करना तो नहीं करना है। अब वो वाला रोल नहीं है। देखिए, बच्चे को हमेशा याद रखें, चाहे वो 200 साल पहले पुराना बच्चा था या आज का बच्चा है या 200 साल के बाद बच्चा आएगा, बच्चा सिर्फ कॉपी करता है। ये बात समझ लीजिए कि बच्चा सिर्फ कॉपी करता है। बच्चे उन रवैयों को सिर्फ कॉपी करता है। वो रवैये जो घर के अंदर नज़र आते हैं वो बच्चा उसको कॉपी करता है। ये पैटर्न हम ही डेवलप करते हैं कि बच्चे को हम पहले चीज़ देते हैं, फिर वो आपके साथ खेलना शुरू हो जाता है और वो आपके जज्बात से भी खेलता है और उसको अपना रास्ता, बच्चा पानी की तरह है, बिल्कुल आराम से अपना रास्ता निकाल लेता है। हम हकीकत की बात करते हैं। अगर शौहर समझदार नहीं है और ससुराल वाले कोऑपरेटिव नहीं है, प्लीज़ अपनी बच्चियों को ये समझाएं कि वो फैमिली प्लानिंग बगैर बताए कैसे करें। अगर वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर, रूहानी तौर पर, समाजी तौर पर, वक्ती तौर के ऊपर अगर वो अवेलेबल नहीं है, दूसरा बच्चा दुनिया में ना लाएं, क्योंकि उस पहले बच्चे का ये हक़ है, ये उसका हक़ है कि उसके फ़राइज़ पूरे किए जाएं। जब तक वो बालिग नहीं होता ये उसका हक़ है। मेरे पास इतने बहुत सारे सवाल आते हैं जब भी मैं लाइव बैठता हूँ अपने प्रोग्राम्स के अंदर, तो वो यही कहते हैं, देखिए जी वो मेरा 3 साल का बच्चा है, वो 1 साल के बच्चे को मारता है। सही मारता है, 3 साल का बच्चा ही है ना भाई, 3 साल का बच्चा ही है, वो कोई 30 साल का बालिग तो नहीं है। 3 साल का बच्चा है, उसको उतना ही वक्त चाहिए, उसको उतनी चीज़ें चाहिए। एक अचानक आपने उससे सारी अटेंशन ली और दूसरे बच्चे को दी तो वो शोर क्यों नहीं मचाएगा। इसीलिए फिर आपने फिर इस तरह की उसको या तो डरा धमका के या लालच के अंदर चीज़ें देनी शुरू की। अब वो क्योंकि उसको ज़्यादा चीज़ें मांगता है तो अब आप कहते हैं देखिए मैं, और फिर आप एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मेरे सवाल ये है कि क्यों लाए दुनिया में, क्यों लाए दुनिया में जब आपके पास ऑप्शंस मौजूद थे। और अगर आपके जैसे कहा कि ये शौहर नहीं मानता तो आपको ज़रूरत नहीं है बताने की। इतना तो कम से कम अवेयर करें ना बच्चियों को कि वो अपनी उस लाइफ को, क्योंकि उस लाइफ से उनकी लाइफ बेहतर होगी, उनके घर की लाइफ बेहतर होगी, उस बच्चे की लाइफ जो है वो बेहतर होगी। अब आपने अगर ये चीज़ें सीख ली हैं कि आपके बच्चे को आपने खुद बिगाड़ लिया है, तो इसका मतलब है कि पहले तो जिम्मेदारी तो ले ना, मेरा बच्चा बिगड़ गया। यार ये बात तो मुझे सुन के मेरी आग लग जाती है, क्योंकि उस बच्चे को पैदा होते के साथ ही किसने बिगाड़ा है। तो अगर आपने बिगाड़ा है तो इसका मतलब बेटा आप ही को सीखना होगा कि अब इसको अनडू कैसे करेंगे इन चीज़ों को। जैसे मैं कहता हूँ, बच्चे कहते हैं कि जी वो फ़ोन के बगैर नहीं खेलते। बच्चे को फ़ोन में क्या अट्रैक्शन है? एक 6, 7, 8 महीने के बच्चे को क्या समझ में आता है फ़ोन के अंदर? 3 चीज़ें समझ में आती हैं उसको। एक चीज़ चाहिए साउंड, एक चीज़ उसको चाहिए कलर, और एक उसको चाहिए हिलती हुई चीज़ें। ये किसी भी अच्छे बैलून के अंदर चीज़ें मिल सकती हैं। आप साउंड भी क्रिएट कर सकते हैं, आप रंग भी डाल सकते हैं और चीज़ें भी हिला सकते हैं।
बच्चे के पैर के ऊपर, हाथ के ऊपर 4 बलून बांध दें हम देखते और भी हैं साउंड के वीडियो साथ उसको शुरू कर दें, वो हिलेगा, वो कलर, ये पूरे YouTube बना ली ना आपने, पूरी वीडियो बना ली ना आपने, ये इतना बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है। और उसके बाद आप उसके साथ बैठे, उसके साथ आप उसको पार्ट करें, उसके साथ खेलें, उसके सारी चीज़ें करें, आप खुद बना देना। लेकिन आपको ज़ाहिर है दूसरे काम भी करने हैं, जब आपको दूसरे काम करने तो आपने कहा ये ले गैजेट इलेक्ट्रॉनिक का, जिसने उसको सिर्फ डम बनाना है, जिसने उसके भेजे को फ्राई कर देना है, जिसने उसके साथ जो है वो उसको स्लो डाउन कर देना है, जिसको उसको हाइपर कर देना है, जिसने उसकी ग्रोथ रोक देनी है, और उसके बाद क्या देखा यार मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं आप इमरान भाई। और लेकिन बात वही है कि हम सबको जो ना वो सबसे पहले वही वाली बात की अवेयरनेस की बात है जो दोनों ने कही, उसका जवाब यही कि बच्चा तो वही है कि आपने जिस मोल्ड में डाला वो सांचे में वैसे ही बन के निकलेगा। लेकिन आप अपनी आसानी के लिए, थोड़ी सी आसानी के लिए बच्चों की ज़िंदगी भर जो है ना उनकी लाइफ को ख़राब ना करें, उनकी पर्सनालिटीज़ को ख़राब ना करें। थोड़े से पेशेंस का बहुत मुश्किल है हमारी माओं के लिए भी कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर के सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन उन सब में अपने बच्चों को सफ़र ना होने दें, क्योंकि ये आपका कुल सरमाया है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सो मच मरियम फॉर कमिंग इन द शो। इमरान भाई आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।